नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग घातांक एवं करणी के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए एक आसान से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न आसान है पर बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है यदि a + 1/a = 2 तो a की पावर 117 + 1/a की पावर 117 का मान क्या होगा। प्रश्न को समझिए। पहले a + 1/a = 2 दिया है तो a की पावर 117 + 1/a की पावर 117 का मान क्या होगा। इसका कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखिए ये a है और ये a का उल्टा है 1/a, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल बराबर 2। तो जब किसी संख्या और उसके रेसिप्रोकल यानी 1/a का योग 2 हो जाए, यानी जब किसी संख्या a और उसके व्युत्क्रम 1/a का योगफल 2 हो जाए तो समझ जाइए कि जो a की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ये कहाँ से आता है इसको भी बता देते हैं। पहले एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी संख्या a और उसका रेसिप्रोकल 1/a दोनों का योग यदि 2 हो जाए तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। अब आप समझिए इसको, जैसे दिया हुआ है ना, कहाँ से आता है। दोनों पक्षों में a से गुणा कर दीजिए। a से गुणा करेंगे तो ये a² हो जाएगा। यहाँ a से गुणा करेंगे तो a से कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसमें a से गुणा करेंगे तो 2a। अब आप देखिए इसमें 2a को इधर ला दीजिए तो a² + 2a, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो a² - 2a + 1 = 0। अब ये देखिए a² - 2a + 1 = 0 हो गया। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको लिख सकते हैं a - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। a - 1 बराबर 0, a की वैल्यू 1 हो गई तो a की वैल्यू यहीं से 1 आ जाती है। तो क्या समझ में आया कि यदि किसी संख्या और उसके रेसिप्रोकल का यदि व्युत्क्रम 2 हो जाए तो वो संख्या a का मान 1 हो जाता है। अब यदि a 1 हो ही गया है तो a की पावर 117 धन 1/a की पावर 117 में a की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 1 की पावर 117 + 1/, यहाँ भी a की जगह 1 लिख देंगे तो 1 की पावर 117। अब आपको पता है कि 1 पे कोई भी पावर 1 हो जाती है तो a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 117 की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ भी 1 की पावर 117 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो 1 + 1 2, यानी यदि a + 1/a = 2 है तो a की पावर 117 + 1/117 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक आसान सा प्रश्न है काफी, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। यहां देखिए 14 धन 6 करने में 5 का वर्गमूल बताना है। 14 धन 6 करने में 5 का वर्गमूल बताना है। मतलब आपको ऐसे देखिए बताना है, ये देखिए 14 + 6√5 का स्क्वायर रूट बताना है। तो इस चीज को थोड़ा समझिए पहले। देखिए ऐसे सवालों में लगभग ये तरीका काम करता है। ये सेकेंड वाले टर्म को देखिए 6 करने में 5 को, तो 6 करने में 5 को लिखिएगा 2 × 3 × करने में 5। ये देखिए एक ट्रिक है जो मैक्सिमम ऐसे प्रश्नों में काम कर जाता है। अब यहां पे इसे 6 करने में 5 को लिखिएगा 2 × 3 × करने में 5, और यहां से आपने देखिए 2 को छोड़ दिया। अब क्या बचा, 3 × करने में 5। अब इसी गुणा की जगह धन कर देंगे, मतलब ये संख्या जो आपकी पूरी दिखाई दे रही है ना, इसको आप लिखिएगा 3, इस गुणा वाले को प्लस कर लीजिएगा, करने में 5 पूरे का होल स्क्वायर। यानी ये जो संख्या देख रहे हैं वो 3 धन करने में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगी। इसको खोलेंगे तो a² + b², 3 का वर्ग 9, करने में 5 का वर्ग 5, 9 × 5 = 14, धन 2a भी करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने क्या ट्रिक बताया, 14 धन 6 करने में 5 का वर्गमूल निकालना है, यानी √14 धन 6 करने में 5। तो सेकेंड टर्म 6 करने में 5 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × करने में 5, और 2 को छोड़ देना होता है, मतलब ये 2 छोड़ देना है। अभी क्या बचा, 3 × करने में 5। तो आप इस संख्या को, पूरी संख्या को लिख सकते हैं, ये करनी रहेगी। अब गुणा की जगह धन कर देते हैं इसी में, 3 धन करने में 5 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हो गया तो करनी के बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 3 धन करनी में 5। ऐसे सवाल करनी में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका एक ही तरीका देखिए अप्लाई करते हैं इसमें कि दूसरी वाली संख्या को लिखिएगा 2ab। अब ये a + b या a - b का होल स्क्वायर बनता है तो 2 × a × b। अब ये a का काम करता है ये b, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 धन करने में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये करने के बाहर जब स्क्वायर है निकलेगा तो 3 धन करने में 5 हो जाएगा ऐसे, यानी 3 धन करने में 5 की देखिए इसका
पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसको बता देने से ऐसा लगता है कि मतलब ये क्वेश्चन जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो बस इसीलिए सन बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ये इसमें देखिए लिखा हुआ है कि √2 मतलब √2 क्यूब रूट 4, √2 क्यूब रूट 4 मतलब 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, 4, 6, 3 करके ऐसे। अब देखिए सिंपल सा प्रश्न है। करनी के प्रश्न देखने में बड़े लगते हैं लेकिन बहुत छोटे तरीके से ही हल होते हैं। समझ गए ये? तो यहाँ पे हमने देखिए इसको यक्स मान लिया। अब इसको यक्स मान लीजिए आप। और देखिए ये प्रश्न 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, यहाँ से फिर प्रश्न आ गया आपका 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, फिर 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, अनंत बार तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो पहले ये करनी हटाइए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए आप। तो दोनों पक्षों का यदि वर्ग करते हैं, ध्यान से देखिए, वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x²। ये एक तो करनी बस हट जाएगी, ये 2 करनी हटी, 2 बचा, और बाकी सारी करणियां देखिए उतर जाएंगी। 4 का घनमूल, 2 का वर्गमूल, 4 का घनमूल एंड सो ऑन, अनंत पदों तक। अब एक बार इसका घन करिए, ये घनमूल हटा देंगे तो यहां से प्रश्न दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली करणी हट गई यदि, तो यहां से 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, यानी x फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का घन करना है। तो दोनों पक्षों का देखिए घन किया जाए तो x² का क्यूब करिए, कितना हो गया? x⁶। x² का क्यूब करेंगे तो x⁶ हो गया। 2 का क्यूब करेंगे तो 8। और यदि देखिए क्यूब करेंगे तो ये वाली करनी हटेगी, ये क्यूब रूट है। तो यदि आपने इसका घन कर दिया तो ये करनी हट जाएगी, ये भाई, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो ये घनमूल वाली करनी हटी। अब देखिए क्या बचेगा? 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल डॉट एंड सो ऑन। अब आप ये कह सकते हैं कि यहां से फिर प्रश्न ही स्टार्ट हो गया, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल। अब चूंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक है तो फिर होगा 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल। इसे हमने x माना है शुरू में। देखिए 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, यहां भी वही आ गया, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल। तो फिर प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁶ इज इक्वल टू 8 चौका 32x। ये फिर x से ही स्टार्ट हो गया ना आपका, तो 8 चौका 32x हो गया। अब 32x को इधर ले आइए, एक बार x से x काट दिया जाए, तो x से x काट देंगे तो x⁵ इज इक्वल टू 32 हो गया। अब बताइए कि 32 को x⁵ है, तो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो 32 को 2⁵, 32 को 2⁵। अब देखिए दोनों का घात समान हो गया तो आधार समान हो जाएगा। घातांक के नियम को पहले वाले पार्ट में बताया गया था कि आधार समान है तो घात अपने आप बराबर हो जाएगा, और घात समान है तो आधार बराबर हो जाएगा। तो दोनों घातांक बराबर हैं और घात इसकी बराबर हो गई, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ गई तो ये पहला वाला विकल्प हमारा सही था, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इसमें थोड़ा सा एक बार समझ लेना है, बस जो समझने का विषय है कि हम करणियों को तब तक हटाएंगे जब तक कि प्रश्न दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, फिर यहाँ से स्टार्ट है 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, ऐसे करके। तो एक बार वर्क कर दिया हमने तो x² हो गया, ये वाली करनी हट गई, यहाँ से बचा। अब ये घनमूल था तो फिर हमने 3 घात कर दिया तो x पे 6 घात हो गया, 2 का घन 8, ये वाला घनमूल वाली करनी हट गई, 4 फ्री हो गया। और 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल फिर आ गया। तो ऐसे करने से देखिए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो गया। इसको हम x लिख सकते हैं क्योंकि x ही है, ये देखिए x माना हमने, इसको x लिख सकते हैं। तो 8 के 32x, एक बार x से x कट जाएगा तो x⁵ बराबर 32, 32 को 2 के पावर 5 लिखा जाएगा। अब देखिए घातांक समान हो गया तो आधार बराबर हो गया, इसका मान 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में, ये सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न है, 2018 या 19 का प्रश्न है ये। इसमें कह रहा है कि 8⁻2k + 5⁻2k का एक गुणनखंड होगा, जहाँ k एक विषम संख्या है। आंसर आपका ऑप्शन 89, 84, 68, 64। ये शेषफल प्रमेय से लगेगा, रिमाइंडर थ्योरम से इसको लगाते हैं। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से लगाते हैं। एक तो पहले इसको रिमाइंडर थ्योरम से देखा जाए पहले,
तो जैसे लिखा है कि 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k का एक गुणनखंड होगा जहां k एक विषम संख्या है। तो पहले एक नियम समझिए, रिमाइंडर थ्योरम का बता रहे हैं। यदि एक संख्या लिखा हुआ है x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, और यदि n यहां पे ऑड है यानी विषम है, n क्या है, ऑड है, तो इसका एक गुणनखंड जो है ना x प्लस a हो जाता है। इसका एक गुणनखंड x प्लस a होगा, ये जानना जरूरी है। एक तरीका इसका ये हो गया, इसके रूल पे पहले ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, यदि n ऑड है यानी विषम है तो इसका एक गुणनखंड x प्लस a होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि यदि ये विषम है n तो इसका एक गुणनखंड x प्लस a हो जाता है। विषम सम नहीं होना चाहिए। अब इस प्रश्न को उतारिए आप, तो 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 8 पे 2 घात 64, 64 के पावर k लिख सकते हैं। देखिए 8 पे 2 घात यदि कर देंगे तो 8 पे 2 घात 64 के पावर k, ये 5 पे 2 घात कितना हो गया 25, तो 25 पे k हो गया। अब ये देखिए इसी टाइप का हो गया x के पावर n प्लस a के पावर n, 64 के पावर k प्लस 25 के पावर k। k कह रहा है प्रश्न में कि एक आड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो 64 के पावर k प्लस 25 के पावर k। यहाँ देखिए x के पावर n a के पावर n था, तो यदि k एक विषम संख्या हो जाएगी तो इसका एक फैक्टर 64 धन 25 हो जाएगा। तो 64 के पावर k प्लस 25 के पावर k का एक गुणनखंड जो होगा वो 64 प्लस 25 हो जाएगा, 64 प्लस 25 हो जाएगा, जबकि k एक ऑड नंबर होना चाहिए, k एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो इसका एक फैक्टर 64 धन 25 यानी कितना हो गया 5 4 9 6 2 8, यानी इसका एक गुणनखंड 89 हो जाएगा। तो ये देखिए इसका पहला ऑप्शन सही था। इसको पर एक बार फिर से समझिए कि यदि x के पावर n प्लस a के पावर n दिया हुआ है और यदि n एक विषम संख्या है तो इसका एक गुणनखंड x प्लस a हो जाता है। अब प्रश्न को हमने उतारा 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k। 8 पे 2 घात कर देंगे तो 64 के पावर k, और 5 पे 2 घात कर देंगे तो 25 के पावर k हो जाएगा। अब ये 64 के पावर k और 25 के पावर k, अब ये k एक विषम संख्या यदि हो गई, यदि k एक विषम संख्या हो गई तो इसका एक फैक्टर 64 धन 25 यानी 89 हो जाएगा। तो इसका एक तरीका ये था। इसका जो सेकेंड मेथड देखिए क्या होगा, यदि आपको इसको न याद कर सके तो इसी में k का मान कोई भी विषम संख्या रख लीजिए जिससे खोलना आसान हो। k का मान कोई भी विषम संख्या रख दीजिए इसमें जिससे खोलना आसान हो जाए। अब यहाँ पे k का मान हम लोग 1 रख दें, k कोई विषम संख्या रखना है तो k का मान 1 रखेंगे, 2 1 कम 2, तो 8 पे 2 घात हो जाएगा 64, और यहाँ भी k का मान 1 रखिए तो 2 1 कम 2, 5 पे 2 घात कितना हो जाएगा 25। अब 64 धन 25 कितना आ गया, वही 89 आ गया, यानी इसका एक गुणनखंड 89 हो गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि k की कोई मिनिमम वैल्यू रख लीजिए, जिसको रख ये विषम कोई k का कोई विषम मान रख लेना है, तो 2 1 कम 2, अब 8 पे 2 64 और 2 1 कम 2, 5 पे 2 25, तो 64 धन 25 89, यानी ये 89 से कट जाएगा तो इसका एक गुणनखंड 89 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहला जो तरीका बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया, अभी भी पूछ रहा है लगातार। तो इसको देखिए, इसमें लिख रहा है 6 टू द पावर 7 प्लस 35 टू द पावर 3 प्लस 11 टू द पावर 10, 11 पे 10 घात के कुल कितने गुणनखंड होंगे और कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। दो ही टाइप का प्रश्न इसमें से आता है, एक कितने गुणनखंड होंगे और कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। करना लगभग सबको पता ही है। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 6 को लिखना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणे 3 पे 7 घात। ध्यान रहे कि भाई अभाज्य गुणनखंड ही करना है, कोई कंपोजिट नंबर इसमें न बचे। तो 2 गुणे 3 पे 7, 35 को देखिए 5 गुणे 7 पे 3 घात, और 11 खुद ही प्राइम नंबर है, 11 पे 10 घात। अब ये देखिए 2 पे 7 घात यहाँ हो गया, तो 2 पे कै घात हो गया 7 घात। अब यहाँ पे 2 पे 7 घात और 3 पे 7 घात हो गया, और 5 पे कै घात हो गया 3 घात, और 7 पे कै घात हो गया, 7 पे हो गया आपका 3 घात, और 11 पे हो गया 10 घात। तो ये देखिए इसमें हो गया कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे और कितने कुल गुणनखंड होंगे। तो पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले जाए। ये देखिए 2 पे 7, 3 पे 7, ये देखिए 5 पे 3, ये 7 पे 3 और 11 पे 10। तो कितने कुल गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या करने के लिए
देखिए 7+1, इसमें 7+1 कर लेंगे और इसमें भी 7+1, घातों में एक जोड़ देंगे। सब प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11 सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 7+1 7+1, और यहां देखिए 3+1, और यहां पे 3+1, और ये 10-1। थोड़ा देखिए ध्यान से, जो भी घाते प्राइम नंबर्स की होंगी ना, सब में एक एक जोड़ दीजिएगा। तो 7+1 7+1 3+1 3+1 और 10+1, ये संचय कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। बट आप इतना समझ लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसके पावर्स में एक एक जोड़ देना है। अब ये बताइए 7 1 8 और 7 1 8, 3 1 4, 3 1 4 और गुणे 10 1 11। अब 2 पे 3 घात, 2 पे 3 घात, 2 पे 6 2 8, 2 पे 10 घात, यहां से यहां तक का गुणनफल जो है ना 1024 हो जाएगा। यहां से यहां तक का गुणनफल 1024 हो जाएगा, और गुणे 11 बच गया आपका। अभी 11 चौक 44, हासिल लगा 4। अभी 11 दूना के 22 4 26, और 11 कम 11 गुणा फिर से चेक कर लिया, 11 चौक 44, हासिल लगा 4। 11 दूना के 22 4 26, ये उतर गया 0 ही है, 11 कम 11। इतने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे, इतने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब जब सब गुणनखंड में सारी संख्याएं जब अभाज्य हो जाएं, ये देखिए 2 3 5 7 और 11, ये सारी प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं हैं। अब घातों में एक जोड़ देना है, 7+1 7+1 3+1 3+1 10+1। अब सबका गुणा कर देना, 8 गुणे 8 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 11, जो भी गुणनफल आ जाएगा 11,264 इसके कुल फैक्टर्स बचेंगे। दूसरा जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि कितने प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों में केवल घातों को जोड़ देना है। ये देखिए 2 7 बार है, 3 7 बार है, 5 3 बार है, 7 3 बार है, 11 10 बार है। तो केवल घातों को जोड़ देना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंड जब देखेंगे तो केवल पावर्स जोड़ देना। देखिए 7 धन 7 धन 3 धन 3 धन 10। अब 7 7 14 3 17 3 20 10 30। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या हो गई वो 30 हो गई। तो यदि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो अभाज्य गुणनखंडों की जो घात होती है उसी में एक एक जोड़ दिया जाता है, तो ये आ जाता है। और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा, केवल ऐसे पूछे कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो जो भी अभाज्य संख्याओं पे घातें लगी हैं 7, केवल घातों को जोड़ देना है। घातों में एक जोड़ के गुणा नहीं करना है, ऐसे नहीं, केवल घातों को जोड़ देना। देखिए 2 7 बार है, 3 7 बार है, 5 3 बार है, 7 3 बार है, 11 10 बार है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 7। 2 7 बार है तो 7 धन 7 धन 3 धन 3 धन 10, यहाँ लिख दिया, जोड़ने पे 30 आ जाएगा। यानी इसके 30 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे और टोटली 11,264 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। अब ऐसे प्रश्न आप आएगा तो इस तरीके से कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।